नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो में एक वैज्ञानिक का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं, ताकि अपने बच्चे जो है अब इस वीडियो के माध्यम से एक वैज्ञानिक को अपने जीवन में आदर्श बना सके, उसको मॉडल बना सके तथा अपने जीवन में इसको आदर्श के रूप में ग्रहण कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय का टॉपिक है। इसी उद्देश्य से ये पढ़ाया जाता है कि भारतीय वैज्ञानिक से विद्यार्थी प्रेरणा ले सके। तो समझते हैं। देखिए, हमारे पास आज का जो प्रकरण है वो सीवी रमन का है। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुधरा के पतली शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर, माता का नाम पार्वती अम्मल था। पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मल था। ये विशाखापट्टनम के वोल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। इनके पिताजी वहाँ भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे, यानी भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन की शिक्षा जो है इसी वोल्टेयर कॉलेज में ही इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। 1907 में 19 वर्ष की आयु में इन्होंने एमएससी पास कर ली थी। आज के समय में एमएससी पास करना संभव नहीं है 19 वर्ष की आयु में। उसके बाद भी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी जो एमएससी की परीक्षा है वो 19 वर्ष की आयु में ही पास कर ली थी। तो देखिए, 19 वर्ष की आयु में एमएससी करने वाला विद्यार्थी प्रतिभावान जरूर होगा। तो 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अर्थ विभाग में प्रतियोगी परीक्षा दी थी और उसमें वो पास हो गए थे और उन्हें उप महालेखापाल पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने जो परीक्षा दी थी अर्थ विभाग की, उसमें भौतिकी के प्रसन्न होकर इतिहास, साहित्य व ऐसे अन्य विषय जो कला वर्ग में सम्मिलित होते हैं वो विषय थे। उसके बावजूद उन्होंने अर्थ विभाग की परीक्षा जो है वो पास कर ली थी और उप महालेखापाल के पद पर चयनित हो गए थे। देखिए, ये उनका सीवी रमन का जीवन परिचय है। इस जीवन परिचय में मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, समझिए, और मैं याद भी करवा देता हूँ विद्यार्थियों को। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। समझिए, सी का मतलब सी और वी। सी का मतलब हो गया चंद्रशेखर और वी का मतलब हो गया वेंकट रमन। वेंकट वी का मतलब वेंकट और रमन से रमन आ जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट और रमन। सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। समझिए, देखिए, यहाँ पे हम चंद्रशेखर का मतलब भगवान शिव से लेंगे। शिव का पर्यायवाची होता है चंद्रशेखर। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यानी कि चंद्रशेखर यानी कि शिव से हम पर्याय के रूप में लेंगे। शिव से ही हम सारा ये जो टॉपिक है वो याद करेंगे। देखिए, चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर था, तो पिता का नाम हो गया चंद्रशेखर, क्योंकि सीवी रमन का खुद का नाम था वेंकट रमन और उनके पिता का नाम पीछे जुड़ के हो गया चंद्रशेखर वेंकट रमन। देखिए, पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मल। अब देखिए, शिव की पत्नी का नाम क्या होता है? शिव की पत्नी कौन होती है? पार्वती। तो माता का नाम हो गया पार्वती। समझ में आया? देखिए आगे, अब शिव की जटा से गंगा नदी निकलती है। शिव की जटा से गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी से हम समझेंगे कि यहाँ तिरुधरा तमिलनाडु के तिरुधरा, यानी कि तीनों धारा गंगा नदी से धारा बहती है। पतली गलियों में यानी पतली शहर से गंगा नदी की धारा निकलती है। तो उनका जन्म जो स्थान है वो हो गया तमिलनाडु के तिरुधरा पतली शहर में। और नदी कैसे निकलती है? देखो, एक नदी है वो ऐसे निकलती है, यानी कि 1888 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1888 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म याद हो गया, स्थान याद हो गया, और पिता का नाम चंद्रशेखर, इनके पिता का नाम, इनसे ही नाम याद आ जाएगा। माता का नाम, शिव जी की पत्नी का नाम पार्वती होता है तो पार्वती माता का नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। विशाखापट्टनम के वोल्टेयर कॉलेज में
विशाखापट्टनम में शिव से याद करेंगे, विशाखा शिव की शाखा होती है, शिव की शाखा होती है, बालों को बोलते हैं शिव की शाखा को विशाखा। विशाखापट्टनम के वोल्टेयर कॉलेज में, वोल्टेयर कॉलेज से हम याद करेंगे। देखिए जो भौतिक विज्ञान से संबंधित व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा समझते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट से समझेंगे हम। वोल्टेयर कॉलेज यानी कि भौतिकी से नाम बना है ये वोल्ट, यानी कि आपको पता है ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है वोल्ट। तो वोल्टेयर कॉलेज के भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बने, ये भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक या प्रोफेसर बने। इनकी शिक्षा चंद्रशेखर वेंकट रमन की शिक्षा वोल्टेयर कॉलेज में ही हुई। वहीं इन्होंने इंटर परीक्षा पास की, वहीं से उन्होंने इंटर परीक्षा पास की और मात्र 19 वर्ष की आयु में, अब देखो 1907 है, 1888 से 1907 कितने वर्ष की हो गई, 19 वर्ष। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर ली थी, एमएससी पास कर ली थी। एमएससी पास का मतलब हो गया यदि उनको 4 साल का स्कूल में डाला हो तो 4 साल प्लस 10 साल, उस समय 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं मानी जाती थी, तो 4 और 10 14, 4 और 10 14 और 5 19, 5 19। अब बीएससी 3 साल की और एमएससी 2 साल की, कुल मिलाकर हो गए इसके 5 साल, यानी 19 वर्ष में हो गए इनके एमएससी क्लियर। तो देखिए जैसे ही उनकी एमएससी क्लियर हुई तो 19 वर्ष की आयु में उन्हें 8 विभाग में उन्होंने एक परीक्षा दी, प्रतियोगी परीक्षा दी और उसमें वो चयनित भी हो गए, नौकरी लग गई और उप महालेखापाल का पद उन्हें मिला। जो परीक्षा उन्होंने दी थी उस परीक्षा में इतिहास, साहित्य व अन्य कला वर्ग के ही विषय शामिल थे। उनका भौतिक शास्त्र जो मुख्य विषय था वो शामिल नहीं था। उसके बावजूद उनका जो प्रतिभा क्षमता थी वो इतनी ज्यादा थी कि जो इतिहास और साहित्य जैसे अन्य विषय भी थे। अब भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी जो है हिंदी साहित्य को बिल्कुल नहीं जानता, उसके बावजूद चंद्रशेखर वेंकट रमन ने जो है ये परीक्षा पास कर ली और उप महालेखापाल के पद पर चयनित हो गए। अब देखिए ये इनका जीवन परिचय था। अब हम पढ़ते हैं उनकी उपलब्धियां, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में हासिल किया। तो देखिए सबसे पहले कुछ उनका अलग था वो हम पढ़ते हैं। उन्होंने देखो भारतीय जो ये वाद्य यंत्र होते हैं, वीणा, मृदंग, तानपुरा और इसके अलावा विदेशी होते हैं देखो वायलिन और पियानो। इनके ध्वनिक जो गुण होते हैं, ध्वनिक गुण उनकी खोज करी और भौतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। जो ध्वनिक गुणों के भौतिक सिद्धांत है वो प्रस्तुत किए उन्होंने, कि जो भौतिक विज्ञान से संबंधित थे। तो जो इनके संगीतों के गुण थे, संगीत के जो गुण थे उनकी खोज कर और उनके भौतिक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए। तो देखिए ये तो इनके संगीत से संबंधित उपलब्धि थी। इसके अलावा शिक्षा में आए तो 1917 में, समझे यहाँ 1907 में हम बात कर रहे थे जब वो 19 वर्ष के थे, तो 1917 में कितने वर्ष के हो जाएंगे, 29 वर्ष के। 1917 में कितने हो जाएंगे, 29 वर्ष के। ऐसे मिला के याद कीजिए, देखिए 1907 19 वर्ष के थे तो 1917 29 वर्ष की आयु में क्या हुआ, डाक तार विभाग के महालेखापाल, यहाँ पर जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब उप महालेखापाल का किया था। अब जो वो त्याग पत्र दे रहे हैं तो महालेखापाल के पद से दे रहे हैं, इसका मतलब उनका प्रमोशन हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब अर्थ विभाग में ज्वाइन किया था और जब त्याग पत्र दे रहे हैं तो डाकतार विभाग से दे रहे हैं। इसका मतलब ये हमें ध्यान में रखना है कि अर्थ विभाग से उन्होंने ज्वाइन किया था उप महालेखापाल के, और जब त्याग पत्र दे रहे तो महालेखापाल से त्याग पत्र दे रहे। उनका मतलब, इसका मतलब यहाँ पे उनकी पदोन्नति हुई है 10 साल में। 10 साल उन्होंने नौकरी की है, 10 साल उन्होंने नौकरी की है, उप महालेखापाल से महालेखापाल बने हैं। तथा देखो उसी वर्ष जैसे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उसी वर्ष उन्होंने क्या किया, कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक, जैसे कि उनके पिताजी थे प्राध्यापक थे, उन्होंने भी क्या किया, महालेखापाल के पद से त्याग पत्र दे दिया। अब त्याग पत्र क्यों दिया, त्याग पत्र इसलिए दिया कि उनको विज्ञान विषय में बहुत अधिक रुचि थी, बहुत अधिक रुचि होने के कारण से, और उन्होंने विज्ञान में अच्छा कार्य करने का प्रयास किया, जिससे महालेखापाल पद पर रहकर वो अपना इस विज्ञान को समय नहीं दे पाते थे। विज्ञान को समय दे पाने के कारण से उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या करने लगे, भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बन गए और वहां पढ़ाने लगे। अब आइए इसी पद पर, यानी अब अपनी उपलब्धि है, विज्ञान में पर्याप्त समय उनको मिल रहा है, टाइम दे रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं और साथ में जो खोज का विषय अपना वो जारी रख रहे हैं। देखिए भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बने, इसी पद पर रहते उन्होंने 1928 में, ये साल हमें याद रखना है 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जो विश्व प्रसिद्ध
रमन प्रभाव, विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज 1928 में की उन्होंने। इसी पद पर रहते हुए विद्यार्थियों की सहायता से उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, जो विश्व प्रसिद्ध हुआ। बाद में जाकर देखिए, रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं, रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। और इसी रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ही, यानी 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और 1930 में उसके 2 साल के उपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार नॉर्वे एक देश है, वो देता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार विश्व स्तर का एक पुरस्कार है जो 2 वर्षों के उपरांत उन्हें मिला। किसके लिए, किसके उपलक्ष्य में? तो देखिए, उनको किसकी खोज के लिए? रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में 2 वर्ष के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नोबेल को ऐसे याद कर लोगे आप, नोबेल, 9 प्रकार की बेल है, 1930 में मिली थी उन्हें। ठीक है, 1949 में उन्हें राष्ट्रीय प्राध्यापक बना दिया गया। देखिए, वो प्राध्यापक थे, अब उन्हें क्या बना दिया? राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश भर में वो कहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्राध्यापक बना दिया गया राष्ट्रीय प्राध्यापक। 1954 में स्वच्छ भारत रत्न, ये उनकी उपलब्धियां चल रही है। देखिए, 1954 में स्वच्छ भारत रत्न सम्मान से उसे नवाजा गया 1954 में। 1949 के 5 साल बाद, यानी कि स्वच्छ सम्मान भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, उससे नवाजा गया, भारत रत्न दिया गया 1954 में। 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। देखिए, इसके अलावा राष्ट्रों यानी बहुत सारे देशों में मैत्री संबंध, मित्रता स्थापित करने के लिए, लेनिन शांति पुरस्कार, ये एक बड़ा पुरस्कार। देखिए, वहां एक बड़ा पुरस्कार था जो विश्व स्तर का पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार। यहाँ एक और ऐसा ही विश्व स्तर का पुरस्कार है, लेनिन शांति पुरस्कार। बहुत से देशों में शांति स्थापित करने के लिए दिया गया था। किसको? सीवी रमन को, लेनिन शांति पुरस्कार। अब देखो, लेनिन शांति पुरस्कार भी ले लिया है, क्योंकि वे शांति स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं। देखिए, उन्होंने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया था। समुद्र व आकाश का रंग नीला होता है, हमें पता है, लेकिन ये जो सबसे पहले बताया था कि इसका कारण क्या है, नीला क्यों होता है, तो इसका कारण भी सीवी रमन ने बताया था रमन प्रभाव के अंतर्गत। रमन प्रभाव एक ऐसी चीज थी, रमन प्रभाव यहाँ पढ़ेंगे बाद में। देखिए, रमन प्रभाव में ही उन्होंने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण भी बताया था। तो देखिए, आगे हम इनके बारे में और पढ़ते हैं। चुंबकीय शक्ति, इसके अलावा उन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण व ध्वनि पर अनुसंधान भी किया। इसके अलावा उन्होंने चुंबकीय यानी चुंबक पर भी कार्य किया। देखिए, एक्स किरणों पर भी, पदार्थ की संरचना पर भी, और वर्ण तथा ध्वनि पर भी अनुसंधान किए थे। यानी कि भौतिकी क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग जो खोज है, अलग अलग प्रकार की खोज है, वो करते रहे थे। उनकी मृत्यु 20 नवंबर 1970 को हो गई थी। उनकी मृत्यु 20 नवंबर 1970, नवंबर देखो, जन्म भी नवंबर में हुआ था, मृत्यु भी नवंबर में हो रही है। जन्म भी नवंबर में, मृत्यु भी नवंबर में। ठीक है, यहाँ 7 नवंबर था, यहाँ 1970 है, ऐसे याद कर लेंगे। 7 नवंबर है, यहाँ 1970 है, 7 से 70 बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए 28 फरवरी को हम सभी जानते हैं, पिछले दिनों में आई थी, रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हम जानते हैं क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव की, विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की क्या की थी? खोज की थी। अब हम पढ़ लेंगे रमन प्रभाव, हम 2-3 बार पढ़ चुके। देखिए, अब यहाँ भी रमन प्रभाव आ गया, यहाँ भी रमन प्रभाव आ गया। तो रमन प्रभाव है क्या? उनकी जो मुख्य उपलब्धि थी वो रमन प्रभाव ही थी। तो रमन प्रभाव क्या था? देखिए, उनके नाम से ही बना है रमन प्रभाव। समझिए, रमन प्रभाव क्या है? जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है, तो प्रकाश व द्रव्य में अंतःक्रिया होती है। जब प्रकाश द्रव्य से गुजरता है, द्रव्य मतलब पानी से समझ लीजिए आप, पानी, तेल इत्यादि, तो इनसे जब गुजरता है तो प्रकाश और जो द्रव्य होता है उसके मध्य अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया से प्रकाश जो है अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो अंतःक्रिया होती है। इस अंतःक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगला जो वीडियो है, अगला जो सेशन है वो लाइव लेके आपके सामने पेश हो सकूं। धन्यवाद।